हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने लुईस एसिड्स और लुईस बेसिस को डिस्कस किया था और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग टॉपिक्स हमको डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। अब एक्चुअली हम इस चैप्टर के मेन पार्ट में एंटर कर रहे हैं जहां पर हम सीखेंगे कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, या फिर आप इसे बोलते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो मेनली हमको कौन सिखाती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिखाती है। ठीक, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको डिस्कस करने हैं, एक ओवरलैपिंग और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। दोनों मिलकर हमको सिखाएंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, कैसे हम उनकी ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं और कैसे उनकी स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो आओ सबसे पहले सीखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कि आखिर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है कि जब भी दो एटम्स को बॉन्ड बनाना है तो इन दोनों एटम्स को क्या होता है, एक दूसरे को अप्रोच करना होता है। तो सपोज ये एक एटम है ए, इसको एक दूसरा एटम बी के साथ बॉन्ड फॉर्म करना है, तो दूसरा एटम है बी। ठीक, अगर आप एक एटम ए की बात करो तो एटम ए का अपना एक न्यूक्लियस होगा जिसको मैं Na बोल रहा हूं, और इसके पास अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो गए जिनको मैं Ea बोल रहा हूं। सेम इसी तरह एटम बी के पास भी अपना एक न्यूक्लियस होगा जिसे हम Nb बोल रहे हैं, और इसके खुद के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हम Eb बोलते हैं। ठीक, तो अभी क्या है, ये बेसिकली एटम्स के बीच में इंटरेक्शन को कंसीडर करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि जब एटम्स बहुत दूर हैं, जैसे एक एटम है ए और ये दूसरा एटम है बी, दिख रहा है आपको? तो ये एटम ए है, ये एटम बी है। अभी ये बहुत दूर दूर हैं। बताओ अगर ये बहुत दूर दूर हैं तो क्या इनके बीच में कोई फोर्सेस काम कर रहे होंगे, अट्रैक्शंस या फिर रिपल्शंस कुछ काम कर रहा होगा? अभी देखो यहां पर कुछ भी काम नहीं करता है ना। पहले आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूं। हमारे पास दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्सेस होता है, अट्रैक्शंस, और दूसरे होते हैं रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्शंस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। कौन से फोर्स होते हैं? लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस का मतलब क्या हुआ? जो लंबी डिस्टेंस तक काम करते हैं, लंबी डिस्टेंस तक। रिपल्शंस क्या होते हैं? रिपल्शंस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये बहुत छोटे डिस्टेंस तक काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पे अट्रैक्शन लगा सकता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये सेवरल एटॉमिक डायमीटर्स तक वर्क करता है। वर्क्स अप टू सेवरल एटॉमिक डायमीटर। सेवरल एटॉमिक डायमीटर का मतलब क्या होगा? ये एक डायमीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां। तो बहुत सारे एटम्स तक अट्रैक्शन फोर्स काम कर सकता है। लेकिन रिपल्सिव फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, दे वर्क अप टू 1 और 2 एटॉमिक डायमीटर्स। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये चीज है कि जब डिस्टेंसेस ज्यादा है तो मेनली कौन से फोर्स काम करते हैं? अट्रैक्शंस। रिपल्शंस तो सिर्फ और सिर्फ तब काम करेंगे जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ऑलमोस्ट क्या करने वाले हैं? टच करने वाले हैं। ठीक है, तब आप देखना हम यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे जो आपको एनर्जी का वेरिएशन दिखाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और बहुत आसान सा ग्राफ है। सपोज अभी पहले मैं यहां डिफाइन कर लूं आपके पास कि कौन कौन से टाइप ऑफ फोर्सेस काम कर सकते हैं, फिर मैं आपको एक ग्राफ भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बेहतर आप ये लिख लो, अट्रैक्शन, रिपल्शंस। दूसरा, अब आप मुझे बताओ यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। देखो यहां पर दो तरह के फोर्स काम करेंगे, अट्रैक्शंस भी काम करेंगे
और रिपल्शंस भी काम करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो किन किन के बीच में अट्रैक्शंस काम करेंगे? अट्रैक्शन किसके बीच में काम करता है? एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो देखो इस ए के न्यूक्लियस और बी के इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? अट्रैक्शन। सेम इसी तरह बी के न्यूक्लियस और ए के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कौन सा फोर्स काम करेगा? अट्रैक्शन करेगा। बताओ रिपल्शन किसके बीच में काम करेगा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में बताओ कौन से फोर्सेस काम करेंगे? रिपल्सिव। सिमिलरली ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इन दोनों के बीच में भी कौन से फोर्सेस काम करेंगे? रिपल्सिव फोर्सेस काम करेंगे। तो जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो यहां पर दो तरह के फोर्सेस काम करेंगे, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस तो बताओ अट्रैक्टिव फोर्सेस किस किस के बीच में काम करेंगे? Na और Eb के बीच में, और दूसरा Nb और Ea के बीच में, यानी न्यूक्लियस ऑफ A और इलेक्ट्रॉन ऑफ B, न्यूक्लियस ऑफ B एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ A। और दूसरे काम करेंगे रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक, वो किसके बीच में काम करेंगे? Ea और Eb के बीच में एंड Na और Nb के बीच में। ठीक है, तो दो तरह के फोर्सेस यहां पर काम करते हैं। चलो इस चीज को समझने के बाद हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली क्या कहती है। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड between two atoms, the atoms must approach each other. ठीक, तो एटम्स को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज मैं आपको बाद में लिखवाता हूं, पहले अप्रोच में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं। Graph will be between potential energy and internuclear distance. R। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस R के बीच में हम यहां पर क्या बनाते हैं? एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं? हम बोलते हैं कि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक एटम ये है, दूसरा एटम यहां कहीं है, बताओ जब एटम्स इतना दूर हैं तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, और जब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो सिस्टम की एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है? जीरो। ठीक, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को बॉन्ड बनाना है तो दोनों को पास आना होगा, तो हमने दोनों को पास में लाना शुरू किया। मान लो इस डिस्टेंस पर आने के बाद इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस काम करना शुरू करते हैं। ठीक, तो बताओ यहां से यहां तक एनर्जी में क्या चेंज होगा? भाई देखो यहां पर भी इन दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं था, यहां पर भी दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक दोनों एटम्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। कोई इंटरेक्शन नहीं है तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, एनर्जी ऑलमोस्ट क्या रहेगी? जीरो। अब देखो अब क्या काम कर रहे हैं? यहां पर अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहे हैं। या तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ध्यान रखना, अट्रैक्शन फोर्सेस हमेशा क्या करते हैं? ये सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। दीज डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक, तो कभी भी अगर कहीं पर अट्रैक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। तो जैसे ही अट्रैक्शंस काम करना शुरू करेंगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होना शुरू होगी। ठीक है, तो मैं ग्राफ कैसे करते हैं, हम दूसरे कलर से बनाते हैं। ये सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी। अब आप जैसे जैसे एटम्स को और क्लोज लाते जाओगे वैसे वैसे इनके बीच में अट्रैक्शंस बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा सिस्टम की एनर्जी उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह से ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा बनेगा कि आपका जो पहले एनर्जी कांस्टेंट चल रही थी, जैसे अट्रैक्शन हुआ सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी,
बताओ डिक्रीज कब तक होगी? कब तक होगी? जब तक रिपल्सिव फोर्सेस काम करना शुरू नहीं करते। तो मान लो ये एटम्स अब इतना क्लोज आ चुके हैं और इस पॉइंट के बाद अब दोनों के बीच में अट्रैक्शंस तो है ही, अट्रैक्शंस के साथ रिपल्सिव फोर्सेस काम करना भी शुरू कर देते हैं। अब देखो, जैसे अट्रैक्शन सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, वैसे रिपल्शन सिस्टम की एनर्जी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अब यहां पर दो चीजें काम कर रही है, एक अट्रैक्शन जो सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है, एक रिपल्शन जो सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करना चाहता है। अब बताओ सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिपेंड करता है किस पर? अट्रैक्शन डोमिनेट करता है या रिपल्शन? अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, अगर रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो देखो, अट्रैक्शन तो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, रिपल्शंस तो अभी काम करना शुरू कर रहे हैं। आप डिस्टेंस और कम करोगे तो रिपल्शंस बढ़ेंगे। तो अभी तो क्या करेगा? अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा और सिस्टम की एनर्जी और डिक्रीज होगी, लेकिन जो डिक्रीज पहले फास्ट था वो डिक्रीज अब थोड़ा स्लो हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक, अब आप इनके बीच में डिस्टेंस और कम करोगे, डिस्टेंस और कम करोगे तो रिपल्शंस और बढ़ेंगे। ठीक, अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे रिपल्सिव फोर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ते जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट जब अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो चुके होंगे? इक्वल। ठीक, तो देखो अट्रैक्शन फोर्स एनर्जी को डिक्रीज कर रहा था, रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज कर रहा था, दोनों इक्वल हो गए तो वहां पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम हो जाएगी। ग्राफ में एक मिनिमम पॉइंट आएगा। ठीक, इस पॉइंट के बाद अगर आप इनको और क्लोज लाओ तो और क्लोज लाने पर अब यहां पर रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्शन फोर्स पर डोमिनेट करेंगे, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो अब सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। और अब आप इनको और जितना ज्यादा क्लोज लाते जाओगे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो जो ग्राफ है इसका नेचर अब कुछ ऐसा होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक, तो ग्राफ को पहला रीड करना आना जरूरी है। जब एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? ऑलमोस्ट जीरो। आपने इनको क्लोज लाना शुरू किया, जैसे जैसे क्लोज आए, जब तक अट्रैक्शंस काम नहीं कर रहे हैं तब तक पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करना शुरू करते हैं तो अट्रैक्शंस की वजह से सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो देखो डिक्रीज होना शुरू हो चुकी है। कब तक डिक्रीज होगी? जब तक रिपल्सिव फोर्सेस काम करना शुरू नहीं कर रहे हैं। तो एक फिक्स डिस्टेंस आई, मान लो ये डिस्टेंस, इसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस काम करना शुरू कर रहे हैं, तो अब जहां सिस्टम की एनर्जी बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही थी अब वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। कब तक डिक्रीज होगी? जब तक अट्रैक्शंस और रिपल्शंस बराबर नहीं आ गए। उस पॉइंट पर आपको मिलता है ग्राफ का मिनिमा, ये पॉइंट। यहां पर अट्रैक्शंस और रिपल्शंस क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो डिस्टेंस है जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो गए, इसको हम बोलते हैं उस कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो इस मिनिमम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस जहां पर ए और बी एटम्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो चुके हैं, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। यहां पर आकर मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। अगर आप इसको और क्लोज लाओगे तो फिर रिपल्शंस बढ़ेंगे और सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आती है बात समझ में? चलो, तो आप ये ग्राफ प्लॉट करो, फिर मैं आपको इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी लिखवा देता हूं ताकि कभी आप इसको रिवाइज करो तो समझ सको कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान देना, कभी कभी इस ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इतना सा आपको याद रखना है कि जो मिनिमम पॉइंट है, ये मिनिमम पॉइंट उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, चलो आप ग्राफ बनाओ, मैं यहां पर थ्योरी लिखना शुरू करता हूं। देखो, पहला पॉइंट लिख लिया था कि टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, एटम्स मस्ट अप्रोच ईच अदर। ठीक, फर्दर हम बात करें ड्यूरिंग द अप्रोच two types
of forces can act between the atoms. ठीक, right? When atoms are far away, there is no interaction. There is no interaction between the atoms, and therefore potential energy is zero. ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो होगा आपका ग्राफ. ठीक, फिर हम क्या बोलते हैं कि अब एटम्स को बॉन्ड बनाना है तो एक दूसरे को अप्रोच करना होगा. ठीक, सो व्हेन अट्रैक्शन फोर्सेस start acting at a certain distance, ठीक, तो जब अट्रैक्शन फोर्सेस काम करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू होती है. द एनर्जी ऑफ सिस्टम goes on decreasing till the point where repulsions start acting. ठीक, तो फिर क्या होता है, आप पर रिपल्शंस काम करना शुरू कर देते हैं एंड विद डिक्रीज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. दोनों एटम्स के बीच में जैसे डिस्टेंस डिक्रीज होती है, रिपल्शंस इंक्रीजेस. ठीक, तो ये बेसिक सा प्रोसेस होता है. जब अट्रैक्शंस काम करते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है. कब तक डिक्रीज होती है, जब तक रिपल्शंस काम करना शुरू नहीं करते. और जैसे ही रिपल्शंस काम करना शुरू करते हैं, अब सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे वापस से इंक्रीज होना शुरू होती है. ठीक, फिर हम डिफाइन करते हैं आप बॉन्ड लेंथ को. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना. एट अ सर्टन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, at a certain internuclear distance between the atoms, attractions are equal to repulsions. Attraction को कौन बैलेंस कर लेगा, repulsions बैलेंस कर लेंगे. And this internuclear distance is known as bond length. इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम किस नाम से जानते हैं, बॉन्ड लेंथ के नाम से जानते हैं. तो ये वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जहां पर अट्रैक्शंस क्या होंगे, रिपल्शंस के बराबर होंगे. और उसके बाद आफ्टर दिस पॉइंट repulsions will dominate and energy will increase with decrease in, क्या होगा, अब आप जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कम करते जाओगे, सिस्टम की एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी विथ इंक्रीज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल सी चीज एक्सप्लेन करती है कि जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो वो एक फिक्स डिस्टेंस पर आकर रुक जाते हैं. उसके बाद वो उससे और ज्यादा क्लोज खुद नहीं आएंगे. अगर आप उनको जबरदस्ती लाओगे तो उनमें रिपल्शन बढ़ेगा, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा. तो सिस्टम स्टेबल कहां होता है, इस पॉइंट पर स्टेबल होता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब बॉन्ड बनाने चलेंगे तो ये दोनों एक फिक्स डिस्टेंस पर आकर ऐसे रुक जाएंगे. और इस टाइम पर ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी
बॉन्ड लेंथ। तो यहां से बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट आया और इस तरह से हम H और Cl के बीच में क्या करते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड को कंसीडर करते हैं। जब तक एटम्स एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे तब तक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। चलो, ये तो ये बात एनर्जेटिक डायग्राम्स की कि कैसे एनर्जी चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है। तो आप ये सब कॉपी करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो डिस्कस करते हैं कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय ओवरलैपिंग। ठीक, अभी अपने पास एक और नया टर्म आ गया, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है और किससे कैसे हम इससे डील करते हैं। ठीक, चलो, ओवरलैपिंग सिखाने से पहले मुझे आपसे डिस्कस करने होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑल्दो आप लोग तो अच्छी तरह जानते हो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बट स्टिल फिर भी ऐसे ही कवर कर रहा हूं। ठीक है, देखो हमारे पास मेनली यहां पर तीन तरह के ऑर्बिटल्स की हम बात करेंगे। एक एस ऑर्बिटल्स। तो एस ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, एस ऑर्बिटल्स शेप में होते हैं स्फेरिकल। ठीक, एक एस ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम यहां पर सेंटर में एक न्यूक्लियस बनाते हैं और इसके चारों तरफ हम लोग क्या दिखाते हैं, इसके चारों तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाते हैं, लाइक दिस। तो ये आपका एक एस ऑर्बिटल है। ठीक, तो ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सेम इसी तरह सेकंड सेट होता है आपके पास पी ऑर्बिटल्स का। तो एस में तो क्या है, एक ही ऑर्बिटल होता है। पी में आपके पास क्या होते हैं, 3p ऑर्बिटल्स होते हैं, 3p ऑर्बिटल्स। ठीक, किसी भी p ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो होती है डम्बेल शेप। कैसी होती है, डम्बेल शेप होती है। और जो 3p ऑर्बिटल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, px, py और pz। ठीक, तो px, py, pz मेरे पास तीन ऑर्बिटल्स हैं। हमने इनको नाम px, py, pz कैसे दिया है, तो देखो सपोज ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर यहां कहीं पर z एक्सिस होगी। तो px ऑर्बिटल वो होता है जिसकी दोनों लोब्स कौन से एक्सिस पे लाई करती हैं, x एक्सिस पर लाई करती हैं। ठीक, देखो यहां सेंटर पर न्यूक्लियस है, कि एक लोब और ये आपकी दूसरी। इसको हम बोलते हैं px। क्यों बोलते हैं px, क्योंकि इसकी दोनों लोब्स कौन से एक्सिस पर लाई कर रही हैं, x एक्सिस पर लाई कर रही है। तो एक ऐसा p ऑर्बिटल जिसकी दोनों लोब्स x एक्सिस पर लाई करती है उसे हम कौन सा ऑर्बिटल बोलते हैं, px। ठीक, चलो, अगर ये px है तो बताओ py क्या होगा। हाँ, वेरी गुड, py क्या होगा, जिसकी दोनों लोब्स कहां लाई करती हो, y एक्सिस पर। तो आप चाहो तो उसे यहां पर भी बना सकते हो, या हम py के लिए अलग से डायग्राम बना लेते हैं कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये होगी आपकी z एक्सिस। ठीक, तो इसको मैं ब्लू कलर से बना लेता हूं। py ऑर्बिटल क्या होगा, सेंटर पे तो न्यूक्लियस होगा, एक लोब इधर और एक लोब इधर। तो ये लोब बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये क्या है आपका, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो चाहे px हो चाहे py हो, ये लोब्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बेसिकली आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस इसकी दोनों लोब्स एक y एक्सिस पे लाई कर रही है, ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका, py। सेम इसी तरह आप ड्रॉ कर सकते हो अपने थर्ड ऑर्बिटल को, जिसे हम कौन सा ऑर्बिटल बोलते हैं, pz। तो बताओ pz कैसा बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपकी z एक्सिस। तो z एक्सिस पर आप बनाओ,
ये आपका न्यूक्लियस, ये एक लोब और ये आपकी दूसरी लोब। तो सिंस यहां पर दोनों लोब्स कहां लाई कर रही हैं, z एक्सिस पर लाई कर रही हैं, इसलिए हम इसे pz ऑर्बिटल बोलते हैं। तो सिंपल है, जिस लोब पर, जिस एक्सिस पर आपकी लोब्स लाई करेंगी उसी हिसाब से आप ऑर्बिटल्स की नेमिंग करते हो। अगर x एक्सिस पर दोनों लोब्स है तो px, y एक्सिस पर है तो py और z एक्सिस पर है तो pz। तीसरा हमें यहां डिफाइन करने होता है नोडल प्लेन। क्या डिफाइन करने होता है? नोडल प्लेन। देखो नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है, प्लेन पासिंग थ्रू the nucleus which contains 0 electron density। ठीक, तो एक ऐसा प्लेन होता है जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से पास होता है ना, न्यूक्लियस से पास होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। कैसे? जैसे आप देखो ये x ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये यहां कहीं आपकी z एक्सिस है। ठीक, कुछ इस तरह से। तो आप देखो मैं एक प्लेन बना रहा हूं, इसको मैं ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करके कुछ आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूं। एक बार आप ये ड्रॉ कर लो, फिर हम इन पे नोडल प्लेन्स देखना है, बताया तो मैं आपको। ठीक, तो आप इन डायग्राम्स को बना लिया अगर आपने, कोई बात नहीं, आप मेनली ये वाले डायग्राम बनाओ, जब हम नोडल प्लेन भी साथ में दिखाएंगे। तो देखो मैं यहां पर एक प्लेन बना रहा हूं। अब मान लो ये y एक्सिस, ये है z एक्सिस और ये ऊपर है आपकी x एक्सिस। ठीक, मान लो मुझे ऑर्बिटल बनाना है px, तो px ऑर्बिटल क्या होगा? जिसकी एक लोब ऊपर होगी x एक्सिस के अराउंड और दूसरी लोब नीचे होगी। इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इन लोब्स के अराउंड। अब देखो ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस, ये वाला जो YZ प्लेन है ये इस न्यूक्लियस से पास हो रहा है। इलेक्ट्रॉन वहां मिलते हैं जहां पर प्लेन इन लोब्स को कट करे या फिर टच करे। देखो ये प्लेन इन दोनों लोब्स को कट नहीं कर रहा है, ये लोब इसके ऊपर है आधी लोब और आधी लोब कहां पर है? नीचे। तो ये जो प्लेन है ये px ऑर्बिटल के लिए कैसे काम करेगा? एक नोडल प्लेन की तरह काम करेगा। ठीक, तो बहुत आसान है। देखो px ऑर्बिटल के लिए यहां हम लिखते हैं ऑर्बिटल और यहां हम लिखते हैं नोडल प्लेन। ठीक, तो अगर ऑर्बिटल है px तो बताओ px ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कौन होगा? देखो 3 एक्सिस है x y z। अगर आप x ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन ढूंढ रहे हो तो बाकी जो दो बचे उनको कंबाइन कर दो। बताओ px के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? yz। अच्छा बताओ py ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कौन होगा? y आ गया ना, क्या बचा है? x और z, तो इसके लिए xz क्या होगा? नोडल प्लेन। सिमिलरली pz, बताओ pz के लिए नोडल प्लेन कौन होगा? xy विल बी द नोडल प्लेन। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब रटना नहीं है, आप कभी भी बनाकर देख सकते हो कि कौन सा ऑर्बिटल के लिए कौन सा प्लेन नोडल प्लेन की तरह काम करेगा। अगर आपको y बनाना है तो यहां y लिख दो, यहां x लिख दो या z लिख दो। ठीक है, स्ट्रक्चर सबकी सेम बनेगी, बस आपको नोडल प्लेन्स ध्यान रखने हैं। तो ये अपने पास सेकंड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, दीज आर नोन एज p ऑर्बिटल्स। बनाओ, फिर बात करते हैं d ऑर्बिटल्स के बारे में। फिर देखो थर्ड आर d ऑर्बिटल्स। ठीक, तो देखो d ऑर्बिटल्स की अगर मैं शेप की बात करूं, इनकी शेप होती है डबल डंबल। तो सिंगल डंबल तो आपने देख ही लिया है, अब हम बात करते हैं डबल डंबल। देखो सिंगल डंबल में 2 लोब्स होती हैं और डबल डंबल में क्या होती है? डबल डंबल में टोटल 4 लोब्स होती हैं। तो एक लोब ऐसी, ये सेकेंड लोब, ये थर्ड लोब और ये फोर्थ लोब। इस शेप को हम बोलते हैं डबल डंबल शेप। अब D के अंदर भी टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर
एंड डी जेड स्क्वायर। तो वही तरीका है, जहां लोब्स लाई करेंगी उसी हिसाब से आप ऑर्बिटल्स की नेमिंग करते हो। जैसे मैं आपसे बात करूं डी एक्स वाई ऑर्बिटल, तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल क्या होता है? डी एक्स वाई ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होता है जिसकी लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई करती है। ठीक, लोब्स लाई बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक, तो देखो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, बहुत आसान है इसको बनाना भी। ये मैं एक प्लेन बना रहा हूं, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसकी जो लोब्स होंगी, एक लोब, दूसरी लोब, तीसरी लोब और चौथी लोब, तो चारों लोब इसी प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं। ठीक, इसके परपेंडिकुलर क्या होगी? आपकी जेड एक्सिस होगी। ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। ठीक, तो यहां पर क्या है? चारों लोब्स एक्स और वाई प्लेन के अंदर लाई कर रही है, इसलिए इस ऑर्बिटल का नाम हमने क्या रखा है? डी एक्स वाई। फर्दर यहां पे आपको नोडल प्लेन देखने हैं, तो देखो जैसे पी ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन था एक, सारे डी ऑर्बिटल्स में आपको, सारे नहीं, एक को छोड़ दो, तो आपको डी ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन्स मिलते हैं दो। कितने नोडल प्लेन्स मिलते हैं? दो नोडल प्लेन्स मिलते हैं। कौन कौन से? आप देखना, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक ये वाला प्लेन देखो, तो ये प्लेन क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन ये एक भी लोब को कट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा आप देखो, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये वाला प्लेन। ठीक है, तो ये वाला प्लेन इस लोब को ऐसे कट करेगा, इसे आप ध्यान से देखो, अगर एक प्लेन लोब को ऐसे कट करेगा, जो ये वाईजेड प्लेन है। ठीक, तो ये लोब को कट नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से पास कर रहा है, तो कैसा प्लेन होगा? नोडल प्लेन। सिमिलरली ये दूसरा प्लेन, ये वाला प्लेन, इसको हम बोल रहे हैं एक्स जेड प्लेन, ये इसको ऐसे कट करेगा, कर गया कट, ये इसको कुछ ऐसे कट करेगा, तो ये भी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से पास होगा, लेकिन लोब्स को कट नहीं करेगा। तो dxy ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन्स होते हैं, कौन कौन से? एक yz और दूसरा xz, जो हम लोग यहां पर शेडेड रीजन से बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको दो पार्ट्स में बनाना, जैसे मैंने यहां पे बनाया, थोड़ा और पिक्चर को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा 3D में देखना अजीब सा लगता है, बट अब क्या कर सकते हैं, आपको ऐसे समझना होगा। तो हम ठीक, तो मैं यहां पर एक प्लेन बना रहा हूं, ये वाला, दूसरे कलर से बनाएंगे। पहले लोब्स देख लेते हैं, ये एक लोब, ये सेकंड लोब, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो एक ये वाला प्लेन बना रहा हूं, ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है, तो मैं हाफ बना रहा हूं, इसका आधा हिस्सा अंदर से पास हो रहा होगा। ठीक, सिमिलरली दूसरा प्लेन बनेगा ये वाला, देखो ये एक्सिस को टच करवाओ यहां, इसको मैच करो यहां, ये आपका दूसरा नोडल प्लेन होगा। तो इस तरह से दो नोडल प्लेन होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। सिंपल सी चीज है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होगा जिसकी दोनों लोब्स कहां लाई करती हैं? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। और इसके लिए नोडल प्लेन्स कौन होते हैं? इसके लिए नोडल प्लेन्स होगा, देखो बहुत आसान है, याद रखना, एक्स वाई और कौन सी एक्सिस बची? जेड। तो कंबाइन करते जाओ, एक बार एक्स को करो जेड के साथ, तो एक नोडल प्लेन होगा एक्स जेड, बताओ दूसरा नोडल प्लेन क्या होगा? वाई जेड। तो याद रखना बहुत आसान है, एक बार विजुअलाइज करना देख लो, समझ लो कि डी ऑर्बिटल में दो नोडल प्लेन है। अब डी एक्स वाई है, तो कौन सी एक्सिस बची? जेड। तो एक बार एक्स को कंबाइन करो जेड के साथ, एक बार वाई को करो जेड के साथ। अच्छा बताओ दूसरा ऑर्बिटल कौन है? डी वाई जेड। अब आप मुझे बताओ डी वाई जेड क्या होगा? अगर डी एक्स वाई की चारों लोब्स एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही हैं, तो डी वाई जेड की कौन से प्लेन में लाई करेंगी? वाई जेड प्लेन में। तो डी वाई जेड वो ऑर्बिटल होता है जिसकी चारों लोब्स वाई और जेड प्लेन में लाई करती है। ठीक, बताओ इसके लिए नोडल प्लेन्स कौन कौन से होंगे?
कौन सी एक्सिस बची? एक्स। तो एक बार एक्स को कंबाइन करो वाई के साथ, एक नोडल प्लेन एक्स वाई और दूसरा नोडल प्लेन क्या होगा? एक्स जेड। आती बात समझ में? और कौन सा बचा? तीसरा बचा डी जेड एक्स। ठीक, तो डी जेड एक्स को मैं यही लिख लेता हूं, डी जेड एक्स। बताओ डी जेड एक्स ऑर्बिटल क्या होगा? जिसकी लोब्स एक्सिस के, कौन से एक्सिस के? जेड और एक्स एक्सिस के बीच में लाई करेगी। ठीक है, बताओ इसके लिए नोडल प्लेन कौन कौन से होंगे? एक क्या होगा? एक्स वाई, वेरी गुड। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा वाई जेड नोडल। कौन सी एक्सिस बची है? वाई। एक बार वाई को जेड के साथ कंबाइन करो, एक बार वाई को एक्स के साथ करो। ये तो तरीका हो गया नोडल प्लेन ढूंढने का। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला कि ये वो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी लोब्स एक्सिस के बीच में लाई करती है। तो आपको सिर्फ एक्सिस बदलनी है। ठीक, तो लोब्स लाई बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, तो सिंस इन ऑर्बिटल्स की लोब्स एक्सिस के बीच में लाई कर रही है, ऊपर लाई नहीं कर रही है, इनको हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स बोलते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो देखो डी के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं उनमें से 3 ऑर्बिटल्स कैसे हैं? नॉन एक्सियल। कौन कौन से? एक डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी एक्स जेड, है ना। आप इसको डी वाई एक्स, डी जेड वाई और डी जेड एक्स भी बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीनों कौन से ऑर्बिटल्स हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं और इनको हम प्यार से बुलाते हैं T2G। क्या बुलाते हैं? T2G। ये टर्म आपके आगे काम में आएगा, ध्यान रखना। 3 डी ऑर्बिटल्स हैं नॉन एक्सियल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और इनको हम क्या बोलते हैं प्यार से? T2G। कॉपी करो, फिर बात करते हैं जो 2 डी ऑर्बिटल्स बचे हैं उनकी। फिर देखो जो अपना सेकेंड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है डी ऑर्बिटल्स का ही, वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा है डी जेड स्क्वायर। ठीक, तो इनके बारे में आप थोड़ा ध्यान देना। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां पर क्या होता है? चारों जो लोब्स होती है वो एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करती है। तो 2 लोब्स ये एक्स एक्सिस पर और बाकी बची हुई 2 लोब्स कहां लाई करते हैं? वाई एक्सिस पर। ठीक है, देखो ये एग्जैक्ट मर्ज नहीं होता है। मैं आपको एग्जैक्ट पिक्चर बताऊं तो कुछ ऐसा होता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक लोब न्यूक्लियस थोड़ी सी दूर डिस्टेंस पर बनती है। जनरली हम मर्ज करके बना देते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता है, ये दूसरी लोब, ये तीसरी लोब और ये चौथी लोब। एक्चुअली ऐसा होता है और सेंटर पे क्या होता है? आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो कभी भी मर्ज नहीं होते हो तो हम ये डायग्राम बनाते हो बस बना देते हैं। तो ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है जिसकी चारों लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग लाई करती है। ठीक, यहां पर भी 2 नोडल प्लेन होते हैं, एक ये नोडल प्लेन और दूसरा ये नोडल प्लेन। तो ये 2 नोडल प्लेन होते हैं। जैसे वहां नोडल प्लेन्स के नाम थे, यहां नोडल प्लेन का कोई नाम नहीं होता है, बस 2 नोडल प्लेन होते हैं जो एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर होता है। तो ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जिसकी चारों लोब्स कहां लाई करती है? एक्स और वाई एक्सिस पे लाई करती है। बचा तीसरा और फिफ्थ और लास्ट डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर क्या होता है? देखो ये आपकी जेड एक्सिस पर लाई करेगा, नाम से पता लग रहा है डी जेड स्क्वायर। तो ये जेड एक्सिस है, इस पर इसकी चारों लोब्स लाई करती, लाइक दिस। चारों ही लोब्स कहां लाई करती हैं? जेड एक्सिस पर लाई करती हैं। लेकिन इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसकी जो लोब्स है छोटी, ये मर्ज होकर एक रिंग बनाती है। तो इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनती है, इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है कि ये न्यूक्लियस, एक लोब ऊपर, एक लोब ऐसे नीचे, और ये बनती है आपकी एक रिंग। ठीक,
ये जो एक्सिस है ये मेरी z एक्सिस है, ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस x और y प्लेन में भी थोड़ी बहुत लाई करती है। अगर आप एक dz² ऑर्बिटल की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करो तो 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो xy प्लेन में लाई करती है और बाकी बची हुई 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग z एक्सिस। ठीक, पहली चीज। दूसरा, नोडल प्लेन। dz² ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। जैसे वहां आपको नोडल प्लेन मिलते हैं, यहां पर नोडल प्लेन नहीं होते हैं, जीरो नोडल प्लेन्स। क्यों होते हैं जीरो नोडल प्लेन्स? आप कोई भी प्लेन पास करो न्यूक्लियस से, वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कट करेगा ही करेगा, और जब भी प्लेन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कट करेगा इसका मतलब उस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ना कुछ होगी, जीरो नहीं होगी। तो dz² ऑर्बिटल में कभी भी आपको नोडल प्लेन नहीं मिलते हैं, लेकिन यहां पर आपको मिलती है नोडल सरफेसेस। ठीक है, तो नोडल प्लेन नहीं होता, नोडल प्लेन की जगह क्या होती है? नोडल सरफेस, या फिर आप इनको कोनिकल नोड्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो? कोनिकल नोड्स। ठीक, तो आप बताता हूं मैं आपको कोनिकल नोड्स कैसे होते हैं। पहले तो आप एक नॉर्मल शेप बना लो, फिर इसी के ऊपर मैं आपको कोनिकल नोड्स बना के बताता हूं। तो इसमें मैं आपको अब नोडल सरफेस दिखाता हूं। वैसे ही आपको मतलब याद रहना जरूरी है, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो बनाना आना जरूरी नहीं है, बस पता होना जरूरी है कि dz² में नोडल प्लेन तो नहीं होते, लेकिन क्या होती है? नोडल सरफेस होती है। अब ध्यान से देखना, इनको हम कोनिकल नोड्स बोलते हैं। तो मैं इस न्यूक्लियस से पास होते हुए इधर एक कोन बना रहा हूं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप ठीक से देख पाओ। तो देखो, ये लोग इस कोन के अंदर कंटेन्ड है, ठीक, और ये क्या कर रहा है? इसको कंटेन कर रहा है। कंटेन करने का मतलब क्या है कि ये लोग इस कोन की सरफेस को ना तो टच कर रही है ना कट कर रही है, ये इसके अंदर फिट है सिर्फ, ठीक। तो इस पूरे कोन के ऊपर कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं एक कोनिकल नोड। जैसा एक कोनिकल नोड ऊपर होता है वैसा एक कोनिकल नोड नीचे भी होगा, लाइक दिस, ये वाला। आप इसकी शेडिंग करो, ठीक, तो ये आपका वो रीजन होगा जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन, ये पूरा कोन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी कंटेन करेगा। तो इस तरह से dz² में आपको दो कोनिकल नोड्स मिलते हैं, 2 कोनिकल नोड्स। तो यहां नोडल प्लेन्स तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या होती है? कोनिकल नोड्स होते हैं, ठीक। चलो, ये अपने बाकी बचे 2 d ऑर्बिटल्स। अब इन d ऑर्बिटल्स में और उन d ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर उन 3 d ऑर्बिटल्स की लोब्स एक्सिस के बीच में लाई कर रही थी, इन दोनों की लोब्स देखो कहां लाई कर रही है? एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। तो हम यहां बोलेंगे सिंस लोब्स लाई अलोंग द एक्सिस, these are called axial orbitals। कौन से ऑर्बिटल्स बोलते हैं हम इनको? एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो ये अपने पास दूसरा सेट बन गया कौन से ऑर्बिटल का? एक्सियल ऑर्बिटल्स का। और इसमें कौन कौन काउंट होंगे? एक dx² माइनस y² और दूसरा dz²। हाँ, इसे भी हम प्यार से बुलाते हैं, इसे हम प्यार से EG बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? EG। तो 2 सेट बन गए, एक T2G और दूसरा EG।
तो जो मेरे पास 5d ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको हम दो सेट्स में डिवाइड करते हैं, dxy, dyz, dzx। यह नॉन एक्सियल सेट जिसको हम बोलते हैं T2G, और दूसरा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, EG। क्लियर? तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ये आपको आता भी होगा, मैंने और एक बार थोड़ा सा आपको समझा दिया है, कोई प्रॉब्लम रही होगी तो वो दूर हो चुकी होगी। आओ अब डिस्कस करते हैं ओवरलैपिंग क्या होती है और कैसे ओवरलैपिंग से बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होती है। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, आपने देखा कि ऑर्बिटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो अगर दो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में मर्ज हो रहे हैं, आपस में पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। तो सिंपल से शब्दों में अगर मैं बोलूं कि द पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स of atomic orbitals into each other is called overlapping। ठीक, तो सबसे पहली चीज, दो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का आपस में पेनिट्रेट करना, मर्ज होना, इंटरैक्ट करना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किससे बनते हैं, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब तक दो एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं होंगे तब तक एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है। फिर ओवरलैपिंग के टाइप्स, दिस ओवरलैपिंग इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। तो दो टाइप के पास ओवरलैपिंग होती है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। तो दो पार्ट्स में हम लोग ओवरलैपिंग को डिस्कस करने वाले हैं। एक टाइप होता है आपका एक्सियल, या फिर आप इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हो। और दूसरी होती है साइडवेज और पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक, तो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर कि ऑर्बिटल्स ने अपने आप को कैसे ओरिएंट किया हुआ है। जिस हिसाब से ओरिएंट करते हैं उसी हिसाब से ओवरलैपिंग हो जाती है, एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग। आओ हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं विद एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक, क्या होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, तो नाम से पता लग रहा है। यहां पर क्या होंगे, जो दो ऑर्बिटल्स होंगे जो ओवरलैप करने वाले हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मिक्स होने वाले हैं, उन दोनों की एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है। कौन सी एक्सिस होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहां पे हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसको हम प्यार से INA बोलेंगे। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है, वो एक्सिस ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ टू ऑर्बिटल्स। ठीक, दो ऑर्बिटल्स की न्यूक्लियस को जो एक्सिस ज्वाइन करती है उसे हम क्या बोलते हैं, INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग वो ओवरलैपिंग होती है व्हेन
atomic orbitals overlap along their axis। ठीक, तो जब ऑर्बिटल्स अपनी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं, या ऐसा बोल दो कि जब किसी ऑर्बिटल की एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल होती है, तो उस तरह की ओवरलैपिंग को हम कौन सी ओवरलैपिंग बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। कैसे? इसके कई टाइप होते हैं, जैसे अभी बताता हूं टाइप, पहले समझ लो चीज को। जैसे मैं एक पी ऑर्बिटल लूं, ये एक पी ऑर्बिटल है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा बताओ? इसकी लोब्स कहां लाई कर रही हैं? एक्स एक्सिस पे, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? पी एक्स। बताया मैंने आपको अभी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर लोब्स एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? पी एक्स। तो यही इस ऑर्बिटल की एक्सिस है। अब अगर ये दूसरे ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो, मर्ज हो या ओवरलैप करे, सिंपल बोलो, और उसकी एक्सिस भी एक्स है, तो ये पी एक्स, ये भी क्या है? पी एक्स। तो जब दोनों पी एक्स इंटरैक्ट करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, तो देखो दोनों एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, दोनों की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है? एक्स है। तो जब ऑर्बिटल्स अपनी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करते हैं, तो उसको हम कौन सी ओवरलैपिंग बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब जैसे पी एक्स होता, पी एक्स के पास में लेकर आता पी वाई को, तो ये पी वाई है। और देखो पी एक्स की लोब ऐसे, पी वाई की लोब ऐसे, यहां पर ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक, तो इस चीज को हम आगे सीखेंगे कहीं चल के। अभी तो आप ध्यान देना, अगर ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल्स की एक्सिस सेम है, अगर वो अपनी एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसे हम कौन सी ओवरलैपिंग बोलते हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक, अब एक्सियल ओवरलैपिंग में बहुत सारे टाइप आ जाएंगे। इसमें पहला आएगा आपके पास एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ओवरलैपिंग सबसे आसान ओवरलैपिंग है, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक, तो आप इसके सेंटर से पास करती हुई कोई भी लाइन खींच दो, वो हमेशा क्या कहलाएगी? उसकी एक्सिस। तो जैसे ये एक एस ऑर्बिटल है, ये आपका दूसरा एस ऑर्बिटल है। ठीक, तो इनके सेंटर को मैच करते हुए लाइन खींच दी, तो यही इनकी एक्सिस बन गई। मैं कहना क्या चाहता हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसका सिंपल सा मतलब यह है कि एस ऑर्बिटल हमेशा 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 सिर्फ कौन सी ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं? एक्सियल। एस ऑर्बिटल में कभी भी साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। वो भी आप देखोगे आगे कि साइडवेज क्या होती है। तो आप तो ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल्स कैन ओनली शो कौन सी ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, एस ऑर्बिटल्स में सिर्फ कौन सी ओवरलैपिंग होती है? एक्सियल। इनमें कभी भी साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। बात नंबर एक। अब ओवरलैपिंग कैसे होगी? ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दोनों एक दूसरे को पेनिट्रेट करेंगे। तो पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी, देखो ये एक एस ऑर्बिटल था, ये दूसरा एस ऑर्बिटल था, इसका न्यूक्लियस, ये दूसरा ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, और ये जो रीजन बना यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। ठीक, ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा? देखो, ओवरलैपिंग से पहले ध्यान से समझना इस चीज को। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास था, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास था, दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में शेयर कर लिया। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंडिविजुअल न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके न्यूक्लियस से बंधा हुआ था, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके न्यूक्लियस से बंधा हुआ था। ओवरलैपिंग से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना, ड्यू टू ओवरलैपिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड will arrange itself in such a way
that it is under the influence of both the nuclei. ठीक, तो ओवरलैपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप को ऐसे अरेंज करता है कि वो दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस यानी दोनों न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के बीच में काम करता है. देखो यहां से ओवरलैपिंग के बाद इस ऑर्बिटल की शक्ल थोड़ी चेंज होगी. ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में शिफ्ट होगा और अब आपके पास एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर आ चुका होगा, बीच में. ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो अब न्यूक्लियस के बीच में आ चुका है और इन दोनों जगह न्यूक्लियस के दोनों साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो चुका है, कम हो चुका है. तो ध्यान देना, ये जो ऑर्बिटल बना ये आपका ओवरलैपिंग के बाद का ऑर्बिटल है. इसे हम बोलते हैं सिग्मा ऑर्बिटल या फिर सिग्मा बॉन्ड. और सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसा बोल दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन द न्यूक्लियाई. ठीक, तो ओवरलैपिंग से क्या हुआ, जो पहले एक एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था अब वो मर्ज हो गया है और मर्ज होकर वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गया. देखो ये न्यूक्लियस भी इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, ये न्यूक्लियस भी इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है. तो बेसिकली इन दोनों ऑर्बिटल्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया. याद है हम शेयरिंग करते थे, हम बोलते थे शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन पर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों का हक होता है उसके ऊपर. सेम वही चीज है, इस ऑर्बिटल ने और इस ऑर्बिटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया है और शेयर करके यहां पर बीच में बिठा लिया है. अब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा, इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा और ये जो ऑर्बिटल बना इसको हमने क्या नाम दिया, सिग्मा ऑर्बिटल. आपको ये शेप्स याद नहीं रखनी है, आपको जो समझनी है वो ये है कि जब दो s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, पहली चीज. और जब भी कभी भी कहीं भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी हमेशा कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं. तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां पे याद रखनी है. एक बार आप ये कॉपी करो, फिर मैं आपको पॉइंट लिखवाता हूं कि हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं. ठीक है, तो अब ध्यान रखना, पॉइंट लिखवा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपको याद रखना है. एज अ रिजल्ट ऑफ axial overlapping,